नमस्कार, मैं हूं शालिनी कुमारी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी जो आपके खेती के क्षेत्र में आपको मजबूती देगी। आज के इस अंक में हम जानेंगे किसानों के लिए डीप सिंचाई कंट्रोल सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक के फायदे, उन्नत बैगन की किस्मों से बेहतर उत्पादन के उपाय, मछली के साथ बतख पालन की एकत्रित खेती से बढ़ती आमदनी, वैशाली के एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, कम जगह में पोषण वाटिका लगाकर ताज़ी और पौष्टिक सब्जियां उगाने की जानकारी और अंत में मंडी के भाव, साथ ही पटना व आसपास के क्षेत्रों का मौसम हाल। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों के लिए डीप सिंचाई कंट्रोल सिस्टम तकनीक को लाभकारी बताया गया। उन्नत बैगन की किस्मों से अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता पर जोर। मछली के साथ बतख पालन से आय बढ़ाने की एकत्रित तकनीक की जानकारी। पोषण वाटिका अपनाकर शुद्ध सब्जी उत्पादन की सलाह दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक नमिता कुमारी बताती हैं कि कम जगह में पोषण वाटिका लगाकर हर परिवार शुद्ध और ताजी सब्जियों का उत्पादन कर सकता है। पोषण वाटिका में मौसमी सब्जियां, हरी पत्तेदार साग, टमाटर, मिर्च और लौकी जैसी फसलें घर के आंगन, छत या खाली स्थान में आसानी से उगाई जा सकती है। इससे रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से बचाव होता है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। घर में उगी सब्जियां पोषण से भरपूर होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। पोषण वाटिका न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा देती है बल्कि परिवार के खर्च को भी कम करती हैं। ये पोषण वाटिका में हम अपने घरों में जो परिवार है, 5-6 लोगों का परिवार है, उसमें 200 मीटर स्क्वायर एरिया में सब्जी लगा सकते हैं। उसमें सब्जी में जैसे सीजनल, रबी, खरीफ, समर, तीनों सीजन में समय के हिसाब से हम लगा सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो समय चल रहा है उसमें हमने फूल गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा हुआ है और ये मूली इससे पहले लगा सकते हैं उसमें, और ब्रोकली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर, टमाटर और मटर, ये सभी चीज़ें, और पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, तो ये सभी चीज़ें आप 200 मीटर स्क्वायर एरिया में आप लगा सकते हैं। डीप सिंचाई कंट्रोल सिस्टम मशीन योजना किसानों के लिए एक आधुनिक और लाभकारी तकनीक है। इस योजना के तहत खेतों में पानी की सही मात्रा और सही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस सिस्टम से पानी सीधे फसलों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बचत होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। सेंसर और ऑटोमेटिक कंट्रोल तकनीक के माध्यम से यह प्रणाली कार्य करती है, जिससे मानव श्रम कम होता है। कम लागत में बेहतर सिंचाई सुविधा मिलने से यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी है। इससे खेती अधिक टिकाऊ, उन्नत और लाभकारी बनती है। कितना पानी किस साइड जाएगा, कितना पानी में प्रेशर है, और फर्टिलाइजर देने के लिए खेत में नहीं जाना है अब किसानों को। फर्टिलाइजर टैंक लगा हुआ है, इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर घोल देते हैं और घोल करके डाल देते हैं। एक एक प्लांट के पास स्वतः चला जाता है। ये सिस्टम है, इसको हम ड्रिप इरिगेशन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। लेबर की बचत हो गई, साथ साथ सरकार इनको 90% का अनुदान देके लगवा रही है, तो बहुत सारे किसानों को लाभ हो रहा है। बैगन की उन्नत और अधिक उपज देने वाली प्रमुख किस्में हैं पूषा क्रांति, पूषा उत्तम, पूषा अनमोल, आजाद B1, अर्का नीलकंठ, अर्का शिरोमणि और पंत सम्राट। ये किस्में अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तालाब में मछली के साथ साथ बतख पालन करने से किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं।
बतखों की बीट तालाब के लिए प्राकृतिक खाद का काम करती है, जिससे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती है और मछलियों को पर्याप्त आहार मिलता है। इससे मछली उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। इसके साथ ही किसानों को अंडा और मांस के अतिरिक्त आमदनी भी मिलती है। बतख तालाब में कीट पतंगों को खाकर पानी को साफ रखने में मदद करती हैं। इस एकत्रित प्रणाली से लागत कम होती है और किसानों की कुल आय बढ़ती है। वैशाली जिले के मंजर कुमार आज एक सफल किसान के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वे सीम, मटर और टमाटर की उन्नत खेती कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली से बीज और आधुनिक तकनीकी जानकारी प्राप्त कर उन्होंने खेती को एक लाभकारी व्यवसाय में बदला है। मंजर कुमार अपने पिता से प्राप्त कृषि भूमि का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उनके पिता भी किसान हैं और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। मेहनत, सही मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीक से मंजर कुमार आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। गोभी का खेती हो रहा है, परवल का खेती लगभग 1 एकड़ में हम करते हैं, जो अब उसका सीजन ख़त्म हो गया है। ढाठ लगा हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर से अब उसमें खाद पानी बीज का काम चल रहा है। और मटर लगाए हुए हैं, लगभग 15 कट्ठा में मटर है। और सीम का खेती लगभग 10 कट्ठा में सीम का खेती है। साल का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया कृषि से आमदनी हो जाता है। हमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत मेरे पिताजी के नाम पर 2000 रुपया हर 3 महीने पे मिल जा रहा है। चलिए अब जानते हैं पटना मंडी में आलू प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 3000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के इलाकों में मौसम शीतकाल के अंतिम चरण में है और धीरे धीरे वसंत ऋतु की ओर बढ़ रहा है। दिन के समय हल्की गर्मी, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति लगभग 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा या कुहासा छाया रह सकता है। हालांकि दिल चढ़ने के साथ मौसम साफ रहेगा। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्व अनुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी। अब समय है अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जानने वाले हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती की। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं और बाज़ार में इनकी अच्छी मांग भी रहती है। लेकिन इससे अधिक उत्पादन और लाभ लेने के लिए वैज्ञानिक विधियों का पालन करना ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ की सलाह अमूल्य होती है और खेती में तो ये और भी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ऋचा स्वागत करती हूँ आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज हम सभी बात करेंगे रबी दलहनी फसलों, जो कि मानसून के बाद ठंडे मौसम में बोया जाता है और वसंत ऋतु के बाद काटा जाता है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि मौजूद है एक्सपर्ट के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अर्पिता नालिया जी के बारे में, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ फसल उत्पादक कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर में कार्यरत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि वैज्ञानिक उत्पादन दृष्टिकोण से आप क्या समझाती हैं, इससे हमारे किसानों को क्या लाभ है? बिहार जैसे राज्य में जहाँ के एक अधिक आबादी जो कि शाकाहारी होते हैं, उनके लिए दलहन ना ही सिर्फ एक फसल है बल्कि पोषण सुरक्षा का एक आधार है। और बिहार में रबी दलहन फसलों का खेती ना ही सिर्फ किसानों को आय देता है बल्कि मृदा संरक्षण करना और साथ में पोषण सुरक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और बिहार में रबी सीज़न में जनरली चना, मसूर और खेसारी और मटर का खेती होता है और जिसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पादन करना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति
अपनाना, उसका मतलब ये होता है कि जो फसल होता है उसकी पूरी जीवन चक्र को हम वैज्ञानिक तकनीकों से हम इसको प्रबंधित करें, ना कि परंपरागत आधार पे उसका खेती करें। और ये वैज्ञानिक तकनीकें 5 आधार पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो है कि एक उन्नत किस्मों का चयन करना, जिसमें कि वो अपने जलवायु अनुकूल किस्म हो और साथ में रोगरोधी हो और अधिक उत्पादन क्षमता हो उसमें। उसके बाद जो है एक समुचित दर को मेंटेन करना और साथ में बीज का उपचार करना। बीजोपचार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होता है। अगर शुरू में हम फफूंदनाशक और राइजोबियम जैसे कल्चर से बीजोपचार करते हैं तो ना कि सिर्फ अंकुरण अच्छा होता है बल्कि जो उत्पादन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो है हमें और एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो है कि सही समय पर बुआई करना, क्योंकि सही समय पर बुआई करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सही समय पर बुआई नहीं करते हैं तो फिर जो उसका जो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है, यानी कि फूल आना और दाना भरना, ये सब जो है अफेक्टेड होता है, जिससे उपज घट जाती है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है बुआई का समय। और मृदा को जांच करना है, उसके आधार पे जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मृदा का हम जांच नहीं करेंगे तो मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है उसको हमें जानकारी नहीं रहेगा, और उसके बाद अगर हम पोषक प्रबंधन करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम मृदा जांच करें और साथ में जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है उसको हम फॉलो करें, जो कि दलहन में 20-40-40 रेट में हम NPK का अप्लाई करते हैं। और साथ में जो अणु खाद है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक और बोरन है, और सल्फ़र का भी हम यूज़ करें, जिसके वजह से क्या होता है कि जो दाना होती है उसकी गुणवत्ता अच्छा होता है और उपज भी अच्छा होता है। और इसके बाद और जो है हमें जैसे सिंचाई का समय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ज़रूरी है तभी सिंचाई करना है, और जो स्पेशली जब फूल आता है और दाने आते हैं तब हमें ये देखना है कि जो मृदा है उसका नमी बरकरार रहे। और जो क्रिटिकल स्टेजेस है, दलहन फसलों में क्रिटिकल स्टेज है उसका फ्लावरिंग, यानी कि फूल और दाने आने का समय, जिस समय में हमें सिंचाई देना ज़रूरी है। अगर नमी रहता है तो ठीक है, नहीं तो सिंचाई देना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो है समेकित पोषक कीट प्रबंधन करना, यानी कि रोग, खरपतवार और जो कीट होता है उसका समेकित प्रबंधन करना, ये भी उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी और स्वस्थ फसल पाने के लिए बीज चयन, बुआई का समय, उर्वरक प्रबंधन रबी दलहन फसलों में कितना महत्वपूर्ण है? रबी दलहनों में बुआई का समय बहुत ही निर्णायक होता है। बुआई का समय अगर हम सही से मेंटेन ना करते हैं तो फसल चक्र में फसल का जो ग्रोथ स्टेजेस होता है, जैसे कि फूल और दाने आने का समय, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगता है रबी सीज़न के बाद, तो फिर ये जो इम्पॉर्टेंट उसके स्टेजेस हैं वो अफेक्टेड होता है, जिसके वजह से उत्पादन कम हो जाती है। और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी हम पहले बात किए हैं, उसमें है कि जो INM यानी कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, बोरन और सल्फ़र, ये सब को भी हम जो है रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र वो फॉलो करके हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है वो पौधे को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पौधा का जो ओवरऑल ग्रोथ होता है वो अच्छा होगा, साथ में उत्पादन भी अच्छा होगा। दलहन फसल को मृदा संरक्षक भी कहा जाता है। दलहन फसल ना तो सिर्फ कार्बन ऐड करता है बायोमास के थ्रू, बल्कि दलहन फसल में उसके जड़ में राइजोबियम करके एक जीवाणु रहता है, जो कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसको दलहन फसल के जड़ में बनी हुई गांठ में फसल के उपयोगी बना करके उसको वहाँ पे जोड़ता है, जो कि ना सिर्फ दलहन फसल को बेनिफिट होता है बल्कि जो अगले फसल है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। और जिसमें कि हम 30 से 40% जो यूरिया होता है या नाइट्रोजन का जो रासायनिक खाद होता है उसकी हम इजीली उसको कटौती कर सकते हैं। और साथ में दलहन फसल के जो बायोमास होते हैं, पत्ते होते हैं, डंठल होते हैं, वो सारे को अगर हम खेत में उसको जुताई कर देते हैं हार्वेस्टिंग होने के बाद, तो फिर वो कार्बन ऐड करता है और जो मृदा का जो भौतिक गुण होता है, यानी कि उसमें जल धारण करने का क्षमता और उसकी जो संरचना होता है उसको बेहतर करता है, जो कि अच्छी उपज के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है।
अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो वो रबी दलहनी फसलों में उनका देखभाल पोषण, उसमें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे कि पहले ही हमने चर्चा किया है कि रबी दलहन फसलें जो होता है वो एक मृदा संरक्षक है और साथ में ना कि सिर्फ किसान को अधिक आय देता है, बल्कि पोषण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाह करता है। एक हमारा जो फसल चक्र होता है साल भर का, किसान भाइयों और बहनों को हम हमेशा ये कहते हैं कि दलहन फसल आप ज़रूर उसमें इंक्लूड कीजिए, या खरीफ में हो, चाहे रबी में हो, चाहे गर्मा में भी हो। गर्मा में भी मूंग और उड़द का खेती होता है। अभी गर्मा का सीज़न भी आने वाला है रबी के बाद। तो ये मैं संदेश देना चाहूँगी किसान भाइयों और बहनों को कि आप दलहन का खेती ज़रूर करें। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना ज़रूरी है, हमारा जो मृदा है उसके स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। उसमें कार्बन ऐड करता है, पोषक तत्व ऐड करता है और पूरा बायोमास ऐड करता है, जिसके वजह से हमारा जो मृदा है उसकी लॉन्ग टर्म उर्वरता जो है वो मेंटेन होती है। और साथ में हम जानते हैं कि दलहन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है और इसमें हमें जो हमारा हेल्थ है उसमें बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स है, मिनरल्स है, बहुत सारी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। और अभी हम जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, बिहार सरकार, वो जो है हमारी दलहन फसलों के लिए अलग अलग MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए जिसके बेसिस में जो है अगर किसान इसका सही वैज्ञानिक पद्धति फॉलो करके अगर खेती करता है तो उसको अधिक उपज मिलेगा और जो है लागत कम होगी और साथ में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत उसको आय भी अच्छा होगा। और इसमें इसके साथ क्या होगा कि उसको आय भी अच्छा हो रहा है, हमारा जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य बरकरार रह रहा है और साथ में राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा की दिशा में हम और अच्छे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशिष्ट अतिथि से जाना और समझा कि किस तरह रबी दलहनी फसलों की सुरक्षा और देखभाल की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज हम सब यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। इसी उम्मीद में हम फिर मिलेंगे अगले किसी एक कार्यक्रम में अपने किसी विशेष विषय और विशेषज्ञ के साथ। धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद लौटते हैं हम और भी रोचक जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की ये विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे।
हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्स शीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक कहानी। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।